आइडियल सर्किट, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस लेस सर्किट, तो एनर्जी डिसिपेट नहीं होती इसमें। तो बस ये ऐसे करके साइकिल्स चलती रहती है। अब यहाँ पे दो चीजें ऑसिलेट कर रही हैं, एक तो है आपके पास चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स में वो ऑसिलेट करता जा रहा है, ठीक है, और दूसरा है एनर्जी। एनर्जी पहले थी कैपेसिटर के पास, फिर गई इंडक्टर के पास, फिर वापस कैपेसिटर के पास, फिर वापस इंडक्टर के पास, फिर कैपेसिटर के पास। एनर्जी इज आल्सो ऑसिलेटिंग, ठीक है। अगर आप देखोगे चार्ज की ऑसिलेशंस को अगर देखा जाए तो हम मेनली यहाँ पे चार्ज की ऑसिलेशंस कंसीडर करते हैं। पूरे एक टाइम पीरियड में यहाँ पे पॉजिटिव था, वापस यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक है। जितने टाइम पीरियड में चार्ज वापस लेफ्ट वाली प्लेट पे पॉजिटिव आया, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, जितने टाइम में आया, ठीक है। लेकिन उतने टाइम में एनर्जी का और दो ऑसिलेशंस हो चुके हैं, एनर्जी के दो ऑसिलेशंस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी यहां से वहां गई, फिर वहां से वहां आई, ये एक ऑसिलेशन हो गया, फिर वहां से वहां गई, फिर वहां से वहां ये दूसरी ऑसिलेशन हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि टाइम पीरियड जो एनर्जी की ऑसिलेशंस का है, एनर्जी ऑसिलेटिंग बिटवीन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर, दैट इज हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज के ऑसिलेशन का। Hence, the frequency of oscillation of energy will be twice of the frequency of the oscillation of the charge. ठीक है, तो लिखो, थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। In LC oscillations, energy as well as charge both oscillate. Energy as well as charge both oscillate, but the frequency of oscillation of energy is twice. But the frequency of oscillation of energy is twice the frequency of oscillation of charge. ठीक है, फाइन। अब जो है यहां पर ये जो ऑसिलेशंस होती हैं, चार्ज की जो ऑसिलेशंस हैं, दे फॉलो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रही होती हैं चार्ज की जो ऑसिलेशंस है एक्चुअली, ठीक है। तो यहां पर अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, प्रूफ भी है इसका, प्रूफ भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन मैं डायरेक्टली ही आपको बता रहा हूं। जो चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है, बल्कि अगर हम इस सर्किट में लगा भी दें, अगर हम इक्वेशन लगा दें तो हमारे पास ऐसे आएगा E प्लस Q बाई C इज इक्वल टू 0। E इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, Q बाई C, मान लो किसी भी मोमेंट पे इसके ऊपर चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, चार्ज Q इज एनी चार्ज, कैपिटल Q तो मैक्सिमम चार्ज है जो कैपेसिटर के ऊपर है, ठीक है। तो E प्लस Q बाई C इज इक्वल टू 0। E क्या है? L इंटू डी आई बाई डी टी, L इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस Q बाई C, ऐसे लिख लेते हैं। चलो, डी आई बाई आई क्या होता है? आई होता है डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ डाल देते हैं, L को उधर ले जाओ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q अपॉन एल सी, और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आई की जगह पे है डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल सी, माइनस वन अपॉन एल सी इंटू चार्ज क्यू। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जब हमने एसएचएम पढ़ा था प्लस वन वाले सिलेबस में, तो एसएचएम की इक्वेशन ये थी, डी स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। ये क्या था? दिस वाज एक्चुअली एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यहां पर भी मतलब एक्सेलरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पर भी हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है। सो दीस टू इक्वेशंस आर वेरी मच कंपेरेबल, दे आर वेरी सिमिलर, they are not different, ठीक है। so if they are not different, तो जो कुछ हम SHM में करते हैं वही सब कुछ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो SHM में हम क्या करते हैं? SHM में हमारे पास एक इक्वेशन होती थी, that equation can be applied here as well, ठीक है। यहाँ पर भी उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास SHM में है। तो SHM की जो इक्वेशन हमारे पास होती थी, अगर आपको वो याद हो,
that equation was x is equal to a sine of omega t plus phi. This was the equation. यहाँ पर x की जगह पे q है, तो यहाँ पे आएगा q is equal to capital Q times sine of omega t plus phi. And what is omega? ये ओमेगा स्क्वायर को 1 अपॉन LC डाल दो, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, इसको अंडर रूट कर दो तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LC. तो ये जो ओमेगा है ये वही वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई जो कि हमारे पास उस समय पर भी आई थी जब हमने रेजोनेंस किया था. लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस किया था, तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वही है, इट इज नॉट अ डिफरेंट वन. ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे करके आ गया. ठीक है, तो बस इतना सा ही काफी है यहाँ पे याद रखने के लिए. This much is sufficient for you. LC oscillations is over. ठीक है, ओके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. Okay, next topic is power dissipated in a AC circuit. Power dissipated in an AC circuit. ठीक है, अब अच्छा एसी सर्किट तो हमने 7 टाइप के पढ़ लिए, एल के साथ, आर के साथ, सी के साथ, फिर एल और आर कॉम्बिनेशन, आर और सी कॉम्बिनेशन, एल और सी अभी हमने देखा, एल सी आर देखा. ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई एसी सोर्स है, दैट एसी सोर्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसके साथ कोई भी यहाँ पे लगा हुआ है सर्किट, सातों में से कुछ भी हो सकता है. तो हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, उन 7 में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो जो कुछ भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पे करंट जाएगा. जो भी यहाँ पे करंट होगा, लेट अस सपोज दैट इज I is equal to I naught साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. तो यहाँ पे ये करंट इस ईएमएफ से लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है, और फेज में भी हो सकता है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लीड कर रहा है तो इस डब्बे के अंदर क्या क्या हो सकता है. ठीक है, तो अगर लीड कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर प्योर कैपेसिटर हो, या फिर सी और आर सर्किट हो, या फिर LCR सर्किट हो जिसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा हो एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस. ये 3 पॉसिबिलिटीज है. ऐसे ही अगर लैग कर रहा है तो फिर 3 पॉसिबिलिटीज होती है. ठीक है, अच्छा अभी हम यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस पावर. पावर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है V इंटू आई. V की जगह E इंटू आई. दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर E आ गया आपके पास E नॉट साइन ओमेगा टी, I आ गया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इंस्टेंटेनियस पावर, E नॉट इंटू I नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. इंस्टेंटेनियस पावर को हम रेट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब ये जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है, इसके अलावा एवरेज पावर का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रेदर देन इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर तो एक मोमेंट के लिए, एक क्षण पे हमारे को पावर देगी, लेकिन एवरेज पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्यों? क्योंकि जो एवरेज पावर है वो हमारे को ओवरऑल बताती है कि भाई ये जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी वजह से कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है, और हमारा मकसद है कि हम भाई मिनिमम पावर डिसिपेशन हो. दैट इज ऑलवेज अवर एम कि पावर डिसिपेशन शुड बी मिनिमाइज्ड.
हर सर्किट में वो तो होता ही है, तो हम एवरेज पावर को देखेंगे वहां पे, ठीक है। अच्छा, एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन divided by total time taken. अच्छा, टोटल वर्क डन जो है हम dt को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इंटीग्रेट वगैरह करते हैं, और वन टाइम पीरियड में टोटल वर्क डन कितना होता है वो निकाला जाता है। वो सब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो टोटल वर्क डन आता है वो ई नॉट और आई नॉट के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाइव इंटू कैपिटल टी होल डिवाइडेड बाई 2, ये टोटल वर्क डन आता है न्यूमरेटर में। और टाइम टेकन इज कैपिटल टी, क्योंकि हम पूरा वन साइकिल के लिए ये निकालते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके आता है, तो टी से टी कैंसिल, है ना। इंटीग्रेशन यहाँ बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन की हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है। तो एवरेज पावर हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। तो एवरेज पावर अब हमारे पास जो आ गया, दैट इज अवर ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाई 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस फाइव। अच्छा, जो ई नॉट बाई रूट 2 और आई नॉट बाई रूट 2 है, दीज आर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ ईएमएफ एंड करंट, ठीक है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ई आरएमएस एंड आई आरएमएस cos phi. So this is the average power. Average power is ERMS into IRMS into cos phi. ठीक है, average power dissipated in a AC circuit. So this average power plays a very important role in any AC circuit. किसी भी AC circuit में this plays a very important role. ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं average power is ERMS into IRMS into cos phi. अच्छा, ये जो ERMS into IRMS होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द एपरेंट पावर। cos phi जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर। दैट इज cos phi, ठीक है। सो आवर एवरेज पावर को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसा साइन दिया है। सो आवर अच्छा, एवरेज पावर इज कॉल्ड एज द ट्रू पावर। So true power is apparent power multiplied by power factor. तो पावर फैक्टर के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, और ये फाई एंगल तो आपको पता ही है, वैसे तो ये फेज एंगल होता है, इसको पावर फैक्टर एंगल भी बोल देते हैं। वैसे यहाँ पे पावर फैक्टर एंगल, फाई को पावर फैक्टर एंगल भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है, ये पावर मिनिमाइज कब होगी, व्हेन इट शुड बी मिनिमाइज्ड, मिनिमम पावर कब होगी, अगर हम उसकी बात करें तो मिनिमम पावर तब होगी जब cos phi 0 के पास होगा। एकदम बराबर भी हो सकता है, कह सकते हैं cos phi 0 भी हो सकता है, ठीक है। लिख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये लिख देते हैं, अगर हमारे पास जो एवरेज पावर है दैट इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट cos of phi should be equal to 0. This implies that phi should be equal to 90 degrees. अब 90 डिग्रीज phi कब होता है, वो तो सिर्फ दो ही सर्किट्स में होता था, एक प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव उसमें होता था। लेकिन हम रेजिस्टेंस को कभी भी, वो दो सर्किट्स आइडियल सर्किट्स थे, जैसे अभी एलसी सर्किट, क्या वो एलसी सर्किट में हमने कहा कि वायर्स की रेजिस्टेंस नहीं है, वो तो संभव नहीं है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती ही है, ठीक है। तो वो आइडियल सर्किट्स थे बेसिकली, वहां पे भी हमने रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया हुआ था। तो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज होना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब एवरेज पावर का एग्जैक्टली 0 होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आइडियली हम कह सकते हैं, तो लिख लो,
इट इज पॉसिबल है ना, इसमें लिख ले इट इज पॉसिबल इन दैट सर्किट वेयर देयर इज नो रेजिस्टेंस। अगर कोई भी ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो, वहां पर ही ये सिर्फ संभव है, हर जगह पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज पॉसिबल इन दैट सर्किट वेयर देयर इज नो रेजिस्टेंस। वेयर देयर इज नो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बट फिर भी हमें पावर को मिनिमाइज करना है, तो पावर को मिनिमाइज करना है तो हमारा जो cos फाई है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, cos फाई शुड बी क्वाइट क्लोज टू 0। ठीक है, तो अब देखो हम बात करेंगे अब यहाँ पे LCR सर्किट की सेकंड केस में। इन LCR सर्किट में अगर आपको याद हो डायग्राम, दैट वाज लाइक दिस। देखो इस डायरेक्शन में हम ऊपर VL भी था, VL माइनस VC था, उसको हम ना XL माइनस XC भी लिख सकते हैं। इस डायरेक्शन में हम R लिख सकते हैं, और फिर इनका जो नेट रिजल्टेंट था दैट वाज Z, ऐसे करके कर सकते हैं, एंड दिस एंगल वाज फाई। तो यहां पर हमारे पास क्या है, cos फाई। cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, Z अपॉन सॉरी R अपॉन Z। ठीक है, नाउ cos फाई शुड इफ इट शुड अप्रोच टू 0, अगर ये 0 को अप्रोच करे, इट व्हाट डज इट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज दैट Z should be very very large as compared to R। डिनोमिनेटर R से बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी ये 0 को अप्रोच करेगा। अच्छा, Z क्या होता था LCR सर्किट में, आपको याद होगा वो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। दिस थिंग शुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू R। ये R से काफी बड़ा होना चाहिए, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो आ जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर शुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर शुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 0। इसका मतलब XL और XC एक दूसरे के बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, या तो XL XC से बहुत बड़ा हो, या फिर XC XL से बहुत बड़ा हो, तभी ये 0 से काफी बड़ा आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर तो है ही है। तो यहां पर जो है एकदम मतलब पावर फैक्टर के 0, पावर फैक्टर के या एवरेज पावर के या पावर डिसिपेशन के मिनिमाइज होने की कंडीशन एकदम रेजोनेंस के उल्टी है। रेजोनेंस में क्या कंडीशन होती थी कि XL और XC एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब XL और XC एक दूसरे के इक्वल हो तो रेजोनेंस होता है। अब XL और XC एक दूसरे के इक्वल ना हो गई और उनके बीच में काफी बड़ा डिफरेंस हो, तो पावर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो लिख लीजिए यहाँ पे, पावर विल बी मिनिमम इफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस are not comparable, but one is very large as compared to the other. But one of them is quite large as comparable to the other. ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। That's all. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए व्हाट लेस करंट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अल्टरनेटिव करंट पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट लेस करंट इज द नेक्स्ट टॉपिक।
देखो वॉटलेस करंट नाम से भी पता चल जाता है कि वॉटलेस मीन्स कि जो पावर डिसिपेशन, पावर की यूनिट होती है वॉट, पावर डिसिपेशन में जिसका रोल ही ना हो। हमने अभी देखा एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला, दैट इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अच्छा ये ई और आई जो होते हैं दे आर एक्चुअली what are they are actually phasors. Phasors are what they are basically vectors. तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से करें ई आर एम एस फेजर जो है या वेक्टर जो है हम ऐसे बनाएं और आई आर एम एस यहाँ बनाएं और हम ये शो करें कि करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय फाई एंगल, ठीक है। तो हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स भी तो ले सकते हैं। सो लेट अस टेक द कंपोनेंट्स ऑफ द करंट वेक्टर या करंट फेजर। So one of the component it will be in this direction. What it will be? It will be I RMS sin phi, and the other component will be in this direction. That will be I RMS cos phi. Now जो ये फॉर्मूला लिखा है आप इसको इसमें आई आर एम एस कॉस फाई को इकट्ठा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आई आर एम एस कॉस फाई ये वाला जो कंपोनेंट है इस करंट का, ये वाला कंपोनेंट जो कि ईएमएफ की डायरेक्शन में है, दैट इज प्लेइंग अ रोल हियर वेयर इन फाइंडिंग द एवरेज पावर dissipated in the circuit. But this component of the current, IRMS current का ये वाला component, IRMS sin phi, it has no role to play in the power dissipation because it is not at all appearing in the expression of the power. So this is called as the wattless current. Wattless current is what? It is IRMS sin phi. That's it. बस इतना सा पता होना चाहिए। बाकी कभी इस पे पूछ ले, वैसे ऐसे क्वेश्चन आया नहीं। पावर के ऊपर तो आता है देखो क्वेश्चन, पावर के ऊपर तो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। बाकी जनरली ऐसे क्वेश्चंस वगैरह इस पे नहीं आए हुए हैं, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स अवर दिस टॉपिक।